Good morning, dear student. Good morning, dear students. Today we are moving towards the next topic of this chapter, photosynthesis. As already we have studied about experimental background, some history and milestones related to the photosynthesis breakthroughs. And also we have initiated with the actual reaction part of the photosynthesis. So वहां से आज शुरू करके हम बात करने जा रहे हैं लाइट रिएक्शन के बारे में. फोटोसिंथेसिस जो है इट इज डिवाइडेड इन टू ब्रॉड पार्ट्स. एक तो है लाइट रिएक्शन और दूसरा है डार्क रिएक्शन. फर्स्ट रिएक्शन जो है उसमें से दैट इज लाइट रिएक्शन, और उसके लिए एक और भी वर्ड यूज होता है दैट इज फोटोकेमिकल फेज. लाइट रिएक्शन क्यों बोला जाता है, फोटोकेमिकल फेज क्यों बोला जाता है, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे. और उस स्टेप में पर्टिकुलरली होता क्या है, दैट इज ऑल्सो आवर कंसर्न of discussion. So what actually included in light reaction? तो हमें पता है कि plants are utilizing CO2, plants are also utilizing water in presence of sunlight, they are preparing their own food. एक common perception जो है एक photosynthesis के लिए. तो उसमें से लाइट रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है, तो फर्स्ट जो होता है लाइट रिएक्शन में दैट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट, सनलाइट पर्टिकुलरली whenever we are talking about natural conditions. Second, water splitting. Splitting of water का मतलब क्या है, breakdown of water molecule. Third, oxygen release. Fourth, formation of ATP and NADPH. Okay. तो ये कुछ रिएक्शंस होते हैं लाइट रिएक्शन में. बेसिकली you can see now this is a leaf which we can say kitchen of the green plants, जहां पे फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है. एंड आफ्टर दैट फूड, ऑर्गेनिक फूड फॉर द प्लांट इज गोइंग टू बी प्रोड्यूस्ड. तो ऑब्वियसली ये सब लीफ के अंदर ही हो रहा है. लीफ के अंदर जो सेल्स है उसके अंदर हो रहा है, उसमें भी पर्टिकुलरली क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो रहा है ये सब कुछ. तो लाइट इज कैप्चर्ड बाय दिस kitchen, water is utilized, O2 is released, CO2 is also utilized. Okay. And लाइट रिएक्शन जो हो रही है यहाँ पे अप टू दिस पर्टिकुलरली, ये जो पार्ट है उसमें वाटर यूटिलाइज हो रहा है, लाइट यूटिलाइज हो रही है, O2 इवॉल्व हो रहा है, और अल्टीमेटली क्या बन रहा है आप देखिए यहाँ पे दैट इज NADPH एंड ATP इज प्रोड्यूस्ड. एक बहुत सिंपल वे में आपको यहाँ पे बताया गया है कि एक्चुअली फोटोसिंथेसिस क्या है. यहाँ पे दोनों रिएक्शन बताए गए हैं, उसमें से यहाँ तक का जो फेज है दैट इज द लाइट रिएक्शन. अब NADPH और ATP बन गए हैं विच आर एनर्जी रिच कंपाउंड्स. उसके बाद CO2 यूटिलाइज होगा एंड ऑल दिस थ्री कंपाउंड्स आर यूटिलाइज्ड इन कैनविल साइकिल. और कैल्विन साइकिल कंप्लीट होने के बाद शुगर प्रोड्यूस हो रहे विच इज द ऑर्गेनिक फूड फॉर प्लांट्स. ओके. तो ये पूरा एक समराइजेशन है, यू कैन से एंटायर फोटोसिंथेसिस. ओके. Now, in photosynthesis and light reaction actually, जिसको हम बोलते हैं फोटोकेमिकल फेज. क्यों बोलते हैं, तो लाइट रिएक्शन इसीलिए बोला जाता है कि लाइट इज कंपलसरी. इन एब्सेंस ऑफ लाइट ये फेज कभी भी परफॉर्म होने वाला नहीं है. मतलब आप बोल सकते हैं इट इज लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन. इट इज लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन. ओके.
फोटोकेमिकल क्यों बोला जाता है? तो इन प्रेजेंस ऑफ लाइट ये केमिकल रिएक्शन हो रही है, इसीलिए इसको फोटोकेमिकल फेज भी बोला जाता है। दूसरा इसका एक और भी नाम है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड हील रिएक्शन, HILL, हील, with the name of the scientist Robert Hill, who have already studied about this reaction using radioisotope of oxygen। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइट रिएक्शन को सबसे पहले किसने स्टडी किया? तो रॉबर्ट हील, और उसकी वजह से लाइट रिएक्शन जो है या फोटोकेमिकल फेज है उसको ये भी बोला जाता है हिल रिएक्शन। ओके, कौन सा रेडियो आइसोटोप रॉबर्ट हिल ने यूज किया था टू इल्यूसिडेट एंटायर प्रोसेस ऑफ द लाइट रिएक्शन? तो इट इज एक्चुअली रेडियो आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन। फाइन, तो होता क्या है लाइट रिएक्शन में? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। तो आइडियली लाइट रिएक्शन में जो हो रहा है दैट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करवाने के बाद हमारा अल्टीमेट एम है टू प्रोड्यूस एटीपी एंड NADPH। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एटीपी बन रहा है और यहाँ पे NADPH बन रहा है। तो लाइट रिएक्शन का अल्टीमेट गोल यही है, प्रोडक्शन ऑफ द एनर्जी रिच कंपाउंड्स दैट इज ATP एंड NADPH। फाइन, ऑलरेडी वी हैव स्टडीड कि लाइट रिएक्शन के लिए फोटो कैप्चर करने के लिए एंटेना मॉलिक्यूल्स है। ये लास्ट लेक्चर एक बार आप वापस पढ़ लीजिए, उसको समराइज करिए एक बार। दो तरह के फोटो सिस्टम्स हैं, PS2, PS1। ओके, ये दोनों ही फोटो सिस्टम्स जो एक्चुअली लाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। ओके, और उसमें से ही ये पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन का काम चल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं PS1 जो है एक्चुअली इट इज वर्किंग एट 700 नैनोमीटर। ये लास्ट टाइम हमने पढ़ा हुआ है। PS1 उसका एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा है 700 नैनोमीटर, और PS2 जो है वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है 680 नैनोमीटर में। ओके, फाइन। सो होता क्या है, यू कैन सी दिस इज PS2 फोटो सिस्टम 2। LHC यहाँ पे लिखा है दैट इज कॉल्ड लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ये PS2 का LHC है। ये जो पूरा फोटो सिस्टम है दैट इज PS1। ओके, यहाँ पे PS1 का LHC है दैट इज लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स ऑफ द PS1। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, व्हेन PS2 absorbs the red light of 600 nanometer wavelength, electrons are excited and transferred to an electron acceptor। ये आपका जो PS2 है विच इज वर्किंग एट 680 नैनोमीटर, ये सनलाइट में से रेड लाइट जो है पर्टिकुलरली उस वेवलेंथ मतलब 680 नैनोमीटर वाली जो लाइट है उसको एब्जॉर्ब करता है। एंड आफ्टर गेटिंग एब्जॉर्ब्ड, अब ये फंडा हमें पता है कि whenever any molecule is absorbing any type of the energy, the molecule is obviously going to be excited। तो ये जो फोटो सिस्टम 2 है उसका लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है एट 680 नैनोमीटर, एंड ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी एक्साइटेड। एक्साइट होने के बाद ये क्या करता है, इट इज ट्रांसफरिंग द इलेक्ट्रॉन टू पर्टिकुलर काइंड ऑफ द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ओके, तो अपने इलेक्ट्रॉन किसी और को वो ट्रांसफर कर रहा है। The electron acceptor passes them to a chain of electrons transport system consisting of cytochromes। ये आप देख सकते हैं कि LHC ने अपने इलेक्ट्रॉन जो दिए हैं दैट इज ऑन टू द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने क्या किया है, इसी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करके दिया है टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। यहाँ पे ये जो पूरा बॉक्स दिखाया है आपको दैट इज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ETS जिसको हम बोलते हैं। और इस ETS में एक पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल जो है, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर जो है, उसका नाम है साइटोक्रोम। यहीं पे है ये, इसी सिस्टम में। ओके, यहाँ पे 2-3 अलग अलग मॉलिक्यूल है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन पेरिफेरल टॉपिक होगा, इसलिए हम इसको यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं।
This movement of electrons is downhill in terms of redox potential scale. Downhill, okay, higher to lower redox potential, okay. तो ऐसे ये downhill जाने वाला है from PS2 to PS1 तक ये movement चलने वाली है. The electrons are transferred to the pigments of the PS1, मतलब LHC of the PS1, वहां तक ये पहुंचने वाला है. इलेक्ट्रॉन्स कहां से होते हुए? PS2 का जो LHC है उसने एब्जॉर्ब की है लाइट को 680 नैनोमीटर पे, उसने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की है टू द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने उसी सभी इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसपोर्ट करके दिया है टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इन शॉर्ट यू कैन से ETS. और ETS में से ये इलेक्ट्रॉन्स पास ऑन होने वाला है टू द फोटो सिस्टम 1. और फोटो सिस्टम 1 किस वेवलेंथ पे वर्कआउट करता है ये भी हमें पता है, दैट इज 700. अब आपको ये क्वेश्चन होता होगा कि यहाँ पे भी तो लाइट एमिट हुई है, तो लाइट वहां पे भी एमिट होती है. दो तरह का इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे होता है. अभी हम पहले इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं, तो उसके बाद इसको हम डिस्क्लोज करेंगे कि ये कैसे होता है पूरा प्रोसेस. Simultaneously, electrons in PS1 are also excited when they receive red light of the 700 nanometer and are transferred to another acceptor molecule having a greater redox potential. अब देख सकते हैं यहाँ पे LHC के ऊपर भी लाइट एमिट हुई जो मैंने अभी आपको बताया, लेकिन वो 700 नैनोमीटर पे एक्साइट हो रहा है और उसमें से भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होने वाला है. ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाने वाले हैं LHC में से, okay, and they are moving to the greater redox potential molecules. These electrons are moved downhill to a molecule of NADP plus. और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये NADP plus के पास पहुंचने वाले हैं. अब हमें पता है कि NADP plus is a oxidized state of the NAD. इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो ये रिड्यूस होने वाले हैं, और ये हमेशा याद रखिए जहां जहां पे इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है वहां वहां पे प्रोटॉन उसके पीछे उसको फॉलो करता है. हमेशा याद रखिए, ये मैंने पहले भी 2-3 बार आपको बताया हुआ है. और हमेशा बायोलॉजी में प्रोटॉन का मतलब होगा H+ हाइड्रोजन आयन. तो NADP+ जो है उसके पास अगर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वो बन जाएगा आपका NADP, ओके, और उसके साथ हाइड्रोजन जुड़ेगा, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ द प्रोटॉन टू गेट न्यूट्रलाइज्ड. तो वो जाएगा NADPH प्लस H+, ये वहां पे प्रोड्यूस होने वाले हैं एज अ एंड प्रोडक्ट. Transfer of electrons from PS2 to PS1 and finally downhill to NADP+ is called the Z scheme due to its zigzag shape. This shape is formed when all the carriers are placed in a sequence on a redox potential. अब ये आप देखिए 680 नैनोमीटर से शुरू करके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, देन 700 नैनोमीटर पे फोटो सिस्टम 1, फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और वहां से NADP+ के पास इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही है. ये पूरा जिगजैग पाथवे है और इसको बोला जाता है Z स्कीम. ओके, Z स्कीम इसको बोला जाता है. अब ये फिजिकल लोकेशन के हिसाब से Z स्कीम नहीं है, मतलब थाइलेकोइड के मेम्ब्रेन के ऊपर ये सभी इस तरह से जिगजैग फॉर्म में अरेंज नहीं है. लेकिन क्या बोल रहे हैं आप देखिए, the shape is formed when all the carriers are placed in a sequence on a redox potential scale. तो redox potential के हिसाब से ये zigzag पैटर्न बन रहा है, not by their physical location. Physical location के हिसाब से तो almost they are parallel to each other, लेकिन जब हम बात करते हैं उनके redox potential की तब ये difference वहां पे clear होता है. एंड ड्यूरिंग दिस एंटायर प्रोसेस आप देखिए वाटर का एक मॉलिक्यूल जो है वो स्प्लिट आउट हो रहा है यहाँ पे, और उसमें से बन रहा है 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2 प्रोटॉन्स प्लस ऑक्सीजन, नॉट मॉलिक्यूलर. तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे. स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, दैट इज कॉल्ड फोटोलिसिस. क्यों फोटोलिसिस? तो ये वाटर स्प्लिटिंग हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फोटोलिसिस ऑफ वाटर. The water splitting complex in PS2 is located on the inner side of the thylakoid membrane. Okay,
वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स, उसके लिए भी वहां पे एक यूनिट काम कर रहा है PS2 के अंदर, और वो कहाँ पे है, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के इनर साइड पे। ये लोकेशंस इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि एट द एंड जब इसको पूरा समराइज करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए, तब ये पता होना चाहिए कि वाटर स्प्लिटिंग कहाँ पे हुआ, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए, कहाँ पे प्रोटॉन प्रोड्यूस हुए। तो थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के इनर साइड पे, मतलब ल्यूमेन वाली साइड पे, ये वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स वहां पे लोकेटेड है। मतलब इनडायरेक्टली ये कहना चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये ल्यूमेन में प्रोड्यूस हो रहे हैं थाइलेकोइड के। नाउ वाटर इज स्प्लिटेड इनटू प्रोटॉन, दैट इज H plus, nascent O, and electrons, that is twice H2O plus twice H2O splitted into 4H plus O2 plus 4 electrons. ओके, तो twice H2O में से आपको मिल रहा है 4 प्रोटॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। तो 2 वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट आउट होंगे तब 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव आउट करते हैं। ओके, 4 इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट वहां पे होती है। So PS2 can supply electrons continuously by replacing electrons from water splitting. बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हो रहा है, लाइट एमिट होने के बाद PS2 जब एक्साइट होता है तो उसको इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसपोर्ट करना ही है। ओके, क्योंकि ये एक्साइट हुआ है तो इलेक्ट्रॉन को ये ट्रांसपोर्ट करेगा टू द ग्रेटर रेडॉक्स पोटेंशियल। लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसपोर्ट करेगा, तो जब PS2 अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करेगा तो उसको वापस अगर नॉर्मलाइज स्टेट में आना है तो उसको भी कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहिए। तो वो इलेक्ट्रॉन इसको कौन दे रहा है, दैट इज वाटर। कितने दे रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे सिर्फ 1 वाटर मॉलिक्यूल के लिए बताया इसलिए, अदरवाइज इट इज 4 इलेक्ट्रॉन्स जो वाटर स्प्लिटिंग के बाद फोटोसिस्टम 2 को मिलते हैं। और इसीलिए फोटोसिस्टम 2 एट अ टाइम 4 इलेक्ट्रॉन्स को मूवमेंट करवा सकता है। मतलब एट अ टाइम यहाँ पे जब भी हम देखेंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग ऑन। ओके, 4 इलेक्ट्रॉन्स आर साइमल्टेनियसली मूविंग ऑन। Thus PS2 provides electrons needed to replace those removed from PS1. Okay, तो PS1 के भी इलेक्ट्रॉन मूव आउट हुए तो क्या करेगा, देखिए वाटर के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मिले हैं PS2 को। PS2 के जो इलेक्ट्रॉन मूव आउट होके गए हैं वो किसको मिल जाएंगे, PS1 को। क्योंकि PS1 ने तो अपने इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली NADP प्लस को दे दिए हैं। इसका मतलब यहां से तो इलेक्ट्रॉन रिटर्न बैक होने वाले नहीं है। आप समझिए कि PS2 और PS1 जब एक्साइट होते हैं अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हैं, ट्रांसफर करवा रहे हैं, तो उनको वापस नॉर्मलाइज ग्राउंड स्टेट में लाने के लिए कुछ मूवमेंट होना चाहिए, कुछ प्रोसेस वहां पे होनी चाहिए। वो प्रोसेस कौन करके दे रहा है, तो PS2 के इलेक्ट्रॉन जो डोनेट हो चुके हैं 4 इलेक्ट्रॉन, वो आपको वाटर स्प्लिटिंग की वजह से मिल रहा है वापस। मतलब PS2 अब आपका ग्राउंड स्टेट में आ सकता है। और PS2 जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली किसको दे रहा है, दैट इज फोटो सिस्टम 1 को, मतलब PS1 को। क्योंकि PS1 ने भी अपने 4 इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए हैं, NADP प्लस को। तो दोनों ही वापस ग्राउंड स्टेट में आ रहे हैं। और इसको कंटिन्यूअसली चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज मस्ट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स वापस आने चाहिए ग्राउंड स्टेट में लाने के लिए। आप किसी भी मॉलिक्यूल को कॉन्स्टेंटली एक्साइटेड फॉर्म में नहीं रख सकते हैं। The protons, that is H plus, are used to reduce NADP plus to NADPH. अब देखिए ये प्रोटॉन जो प्रोड्यूस हुए हैं उनका रोल क्या है, इलेक्ट्रॉन का रोल तो पता चल गया, लेकिन प्रोटॉन का रोल क्या है, तो प्रोटॉन्स आर एक्चुअली यूटिलाइज्ड फॉर रिडक्शन ऑफ द NADP प्लस टू NADPH। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे काम हो रहा है। और O2 क्या होगा, ऑक्सीजन, ये तो गैसियस फॉर्म में है। सो O2 इज लिबरेटेड एज बाय प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। वेरी इंपॉर्टेंट। फोटोसिंथेसिस में हम लिखते हैं कि H2O plus CO2 इज इक्वल टू शुगर्स। ओके, ये जनरल फॉर्मूला है, ये हमें पता है। बहुत बार समझने में ये प्रॉब्लम
क्रिएट करते हैं हम कि CO2 जो यूटिलाइज हुआ है उसमें से कार्बन जाके बाइंड हो रहा है और O2 वापस आ रहा है। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गैसियस एक्सचेंज में जो CO2 जा रहा है और O2 जो लिबरेट होके आ रहा है, ये दोनों अलग अलग जगह से आ रहा है। CO2 कंप्लीटली वहां पे कंज्यूम हो रहा है और O2 जो है ये स्प्लिटिंग ऑफ वाटर की वजह से प्लांट रिलीज कर रहे हैं। मतलब CO2 का कंजप्शन और O2 का रिलीज। बहुत बार ये मिसकंसेप्शन रहता है हमें कि CO2 जो कंज्यूम किया उसमें से कार्बन प्लांट के बॉडी में रहता है और O2 वहां से रिटर्न आएगा। ऐसा नहीं है। O2 जो इवॉल्व हो रहा है वहां से, वो O2 एक्चुअली H2O मतलब वाटर में से स्प्लिट आउट होके आ रहा है। ओके, तो बहुत बार ये नीट में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि फोटोसिंथेसिस में O2 जो लिबरेट होके आ रहा है उसका डोनर कौन है, CO2, H2O या फिर आपको और भी ऑप्शन दे सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज H2O, नॉट CO2। नाउ फोटोफॉस्फोराइलेशन, फोटोलिसिस ऑफ वाटर हमने देख लिया। नाउ फोटोफॉस्फोराइलेशन, इसका मतलब क्या है? लाइट ड्रिवन फॉस्फोराइलेशन, मतलब phosphorylation in the presence of light. So the synthesis of ATP by cells, that is in mitochondria and chloroplast, is called phosphorylation. सबसे पहले तो phosphorylation समझ लीजिए। तो ATP का जब प्रोडक्शन होता है in mitochondria and in chloroplast, okay, it is called phosphorylation. Photophosphorylation is the synthesis of ATP from ADP in chloroplast in presence of light. अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में भी फॉस्फोराइलेशन तो होता है, लेकिन ये लाइट ड्रिवन नहीं है। ओके, लेकिन क्लोरोप्लास्ट में जो फॉस्फोराइलेशन हो रहा है दैट इज लाइट ड्रिवन। ओके, वहां पे एटीपी बन रहा है यूजिंग ADP प्लस फॉस्फेट इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। इट अकर्स इन टू वेज। एक होता है नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, जिसको हम बोलेंगे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, और दूसरा होता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब ये क्या है साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक, तो उसको समझते हैं। सबसे पहले नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का मतलब ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। इट अकर्स व्हेन टू फोटो सिस्टम्स वर्क in a series, which is firstly it is PS2 and PS1 followed by that through an electron transport chain as seen in the Z scheme. Okay, तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन नॉन साइक्लिक हो रहा है। एक बार इलेक्ट्रॉन्स जहां से शूट आउट हो रहे हैं वापस वहां पे रिटर्न नहीं आ रहे हैं। दैट टाइप ऑफ फोटोफॉस्फोराइलेशन इज नॉन एज नॉन साइक्लिक। और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में दोनों ही फोटो सिस्टम काम करते हैं, दैट इज PS2 एंड PS1 एंड यूजिंग द Z स्कीम, जिसको अभी अभी हमने पढ़ा है। आप देखिए फोटोलिसिस होने के बाद वाटर के जो इलेक्ट्रॉन थे वो PS2 को मिल गए। PS2 ने अपने 4 इलेक्ट्रॉन दे दिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ये इलेक्ट्रॉन दे दिए फोटो सिस्टम 1 को। फोटो सिस्टम 1 ने अपने 4 इलेक्ट्रॉन दे दिए NADP प्लस को। अब आप समझिए NADP प्लस ने ये इलेक्ट्रॉन कंज्यूम कर लिए हैं अपने रिडक्शन के लिए, वापस नहीं आ रहे हैं। फोटो सिस्टम के पास जो इलेक्ट्रॉन वहां से निकल चुके हैं वो किसी भी फोटो सिस्टम के पास रिटर्न नहीं आ रहे हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। बहुत सिली क्वेश्चन है, लेकिन बहुत बार पूछा गया है कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में कौन कौन सा फोटो सिस्टम वर्कआउट करता है। तो दोनों करते हैं, PS2 PS1। अब आपको लगता होगा कि मैं बार बार PS2 PS1 क्यों बोल रहा हूँ, PS1 PS2 ऐसा सीक्वेंशियल ऑर्डर में नहीं बोल सकता। तो कभी मत बोलिएगा, क्योंकि वरना आप गलती करेंगे।
जब भी नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की बात करते हैं तो पहले जो आता है ऑन द वे दैट इज PS2। मतलब ये भी एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पे और पूछा भी गया हुआ है बहुत बार, नॉट ओनली नीट लेकिन बहुत अच्छे अच्छे और एग्जाम्स जो होते हैं बायोलॉजी रिलेटेड उसमें पूछा गया है कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में कौन सा फोटो सिस्टम सबसे पहले काम करता है, तो दैट इज PS2। और इसी को दूसरे तरह से भी क्वेश्चन पूछते हैं कि PS2 मतलब क्या, तो PS680 या P680 इन जनरल जिसको हम बोलते हैं। ओके, Here ATP and NADPH plus H plus are synthesized। कैसे होते हैं, तो आप देखिए जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन चल रहा है ना फ्रॉम PS2 टू PS1, तो वहां पे साइटोक्रोम है, और ये जो साइटोक्रोम जो है कि वहां पे ATP का सिंथेसिस होता है। आप देख सकते हैं ADP प्लस PI, ये यहाँ पे IP लिखा है, दैट इज रॉन्ग, इट शुड बी PI। ओके, एंड उसमें से बनेगा ATP। एट द एंड हमें पता है कि NADP प्लस का रिडक्शन होकर NADPH बनता है। इट इज नॉन साइक्लिक प्रोसेस बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट बाय PS2, do not come back to it but pass on to NADP plus। Okay, come to the another part, that is cyclic photophosphorylation। So it occurs in stroma lamellae when only PS1 is functional। Very important question। देखिए नॉन साइक्लिक में आप देखिए PS2 और PS1 दोनों फंक्शनल है, दैट इज P680 एंड P700, ये दोनों फंक्शनल है। और वो कहाँ पे होता है, तो थाइलेकोइड के पूरे मेम्ब्रेन पे होता है। एक्चुअल थाइलेकोइड जो है उसके मेम्ब्रेन पे ये होता है। कौन सा, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर नीट डियर स्टूडेंट्स। नॉन साइक्लिक का लोकेशन कौन सा है, जनरली हम बोलते हैं कि लाइट रिएक्शन थाइलेकोइड में होती है और डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होती है, लेकिन थाइलेकोइड में बात सही है लाइट रिएक्शन, लेकिन एक्चुअली नॉन साइक्लिक वाला जो पार्ट है वो थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के ऊपर होता है। ओके, और जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है, ओके, वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रोमा लेमेली में ही होता है। स्ट्रोमा लेमेली याद करिए, ग्रेना जो है उनको कनेक्ट करने वाला ब्रिज। ओके, याद करिए क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर इसी चैप्टर में पढ़ा है हमने। ग्रेना थाइलेकोइड का पूरा जो स्टैक है जिसको हम बोलते हैं ग्रेनम, दूसरा एक स्टैक है उसको भी हम बोलेंगे ग्रेनम, और इन दोनों ग्रेनम को कनेक्ट करने के लिए जो ब्रिज बनता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा लेमेली। तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जो होता है दैट ओनली इन स्ट्रोमा लेमेली वेयर ओनली PS1 इज फंक्शनल। क्यों ऐसा है, तो थाइलेकोइड का एक्चुअल मेम्ब्रेन जो है वहां पे उसके मेम्ब्रेन के ऊपर PS2 भी है और PS1 भी है, इसीलिए वहां पे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पॉसिबल है। लेकिन स्ट्रोमा लेमेली लेक्स PS2, स्ट्रोमा लेमेली के पास PS2 नहीं है, इसीलिए वहां पे सिर्फ साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ही होगा। ओके, तो नॉन साइक्लिक को समझाए तो साइक्लिक तो समझ में आ ही जाएगा। साइक्लिक इसलिए है कि जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं PS से फोटो सिस्टम 1 से वो वापस वहां पे रिटर्न आ रहे हैं, इसीलिए इसको साइक्लिक बोला जाता है। The lamellae of grana have PS2 and PS1 and PS2. The stroma lamellae membranes lacks PS2 and NADP reductase, जो मैंने अभी आपको बताया। Lamellae of grana have PS2 and PS1 and PS2, मतलब थाइलेकोइड का जो मेम्ब्रेन है उसके पास तो PS1 PS2 दोनों है। ओके, और इसीलिए वो नॉन साइक्लिक परफॉर्म कर सकता है। लेकिन जो स्ट्रोमा लेमेली जो है उसके पास ना ही PS2 है और ना ही NADP रिडक्टेज है। ओके, अब समझिए इसको, बैक जाते हैं एक बार वापस। देखिए ये ग्रेना लेमेली है, या तो आप बोल सकते हैं थाइलेकोइड का मेम्ब्रेन है, उसके पास PS2 है और NADP रिडक्टेज है, इसीलिए नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पॉसिबल है। लेकिन उससे भी एक स्टेप आगे हम बोल सकते हैं कि
नॉन साइक्लिक में एटीपी तो बनता ही है, उसके साथ साथ NADPH भी बनता है, क्योंकि NADPH बनाने के लिए यहाँ पे एक एंजाइम चाहिए दैट इज कॉल्ड NADP रिडक्टेस। ओके, NADP रिडक्टेस। तो ये क्रेना के पास है, लेकिन स्ट्रोमा लैमेली के पास ये दोनों ही नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जो होगा, सी नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में एटीपी भी बनेगा और NADPH भी बनेगा, लेकिन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में NADP रिडक्टेस नहीं है, तो वहां पे NADPH नहीं बनेंगे। ओके, the electron does not pass on to NADP plus, but it is cycled back to PS1 through electron transport chain। तो NADP plus के पास नहीं जाएंगे एज एन अल्टीमेट एक्सेप्टर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, लेकिन वो रिसाइकल्ड हो जाएंगे टू द PS1। आप यहाँ पे देख सकते हैं लाइट एमिट हो रही है PS1 के ऊपर, दैट इज P700 के ऊपर। वो अपना एनर्जी एक्साइट होने के बाद दे रहा है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के पास ये इलेक्ट्रॉन को भेज रहा है, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में साइटोक्रोम्स हैं, और उसकी वजह से ये ADP प्लस PI बन के उसमें से ATP बनता है। लेकिन रास्ते में कहीं पे भी NADP प्लस नहीं है, क्योंकि NADP रिडक्टेज एंजाइम ही नहीं है, तो वहां पे NADPH का प्रोडक्शन नहीं होगा। ओके, और इसी वजह से ये इलेक्ट्रॉन साइकल्ड बैक होते हैं टू द P700। तो दोनों को जब हम कंपेयर करने जाते हैं तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इज एफिशिएंट। क्यों? कि वहां पे दो तरह के कंपाउंड एनर्जी रिच बन रहे हैं, दैट इज ATP भी बन रहा है और दूसरा बन रहा है आपका दिस पर्टिकुलर NADPH। लेकिन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में सिर्फ और सिर्फ ATP ही बन रहा है, NADPH नहीं बन रहा है। तो एफिशिएंट जो है दैट इज नॉन साइक्लिक। Here only ATP is synthesized, no NADPH and H+. Cyclic photophosphorylation also occurs when only light of wavelengths beyond 680 nanometer are available. Okay, तो 680 तक होगा तो नॉन साइक्लिक, 680 के बियॉन्ड अगर लाइट जा रही है तब भी साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन वर्कआउट कर सकता है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं होगा। फाइन, सो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक दोनों तरह का फोटो फॉस्फोराइलेशन स्टडी किया, पर्टिकुलरली इन द लाइट रिएक्शन। इसके बाद जो है दैट इज केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस इन द सेम लाइट रिएक्शन के ATP यहाँ पे कैसे बनते हैं, इसको हम डिटेल में देखेंगे। लेकिन उससे पहले ये जो है ना, विच इज द हिडन पार्ट, दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ETS, उसमें क्या क्या होता है। ये पूरा सिस्टम है, तो सिस्टम है इसका मतलब इसमें कुछ एक से ज्यादा ही मॉलिक्यूल्स हैं, और ये पूछे भी जाते हैं नीट एग्जाम में। तो यही पाथवे को थोड़ा एलेबोरेट करके मैं आपको दिखाऊंगा, और वहां पे समझेंगे कि ऑन द बोर्ड वहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कौन कौन से मॉलिक्यूल काम करते हैं, और उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे टू द केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, और उसके बाद लाइट रिएक्शन की स्टोरी वहां पे खत्म होगी। फाइन, आई होप आफ्टर अ लॉन्ग वेकेशन you have enjoyed this session about light reaction of the photosynthesis, and please read from your text and references about this topic. It is very important with respect to your NEET exam. Thank you. Have a nice day.